ये कहानी है रामपुर गांव के शाही महल की, जहां पर एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम समायरा था। ये है राजकुमारी समायरा। राजकुमारी समायरा फूलों की तरह कोमल और सुंदर है और अपना अधिकतर समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताना पसंद करती है। इन सब के साथ खेलते खेलते समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इस दुनिया में तुमसे अच्छा मन किसी का भी नहीं है, बस एक माँ का था जो अब मेरे साथ नहीं है। राजकुमारी समायरा अपने पिता राजा विक्रम और सौतेली माँ रानी अमरावती और सौतेली बहन कंचन के साथ रहती थी। राजा विक्रम की पहली पत्नी और राजकुमारी समायरा की असली माँ का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। इसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद महल में राजकुमारी समायरा की सौतेली माँ के साथ सौतेली बहन भी आई, लेकिन वो दोनों राजकुमारी समायरा से बहुत जलती थी और उसे बहुत परेशान करती थी। पर राजा के सामने वो दोनों राजकुमारी समायरा से प्यार करने का नाटक करती थी, जिससे राजा को लगता था कि वो लोग राजकुमारी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वहीं राजा के पीठ पीछे वो उससे बहुत ही खराब तरीके से बर्ताव करती थी। माँ, आप देखना, आज इस समायरा की बच्ची को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। हाँ, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। देख तो कैसे आराम फरमा रही है। यहाँ की रानी और राजकुमारी सिर्फ तुम और मैं हूँ। ये सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। उसके बाद कंचन गुस्से में राजकुमारी समायरा के पास जाती है। महारानी आराम फरमा रही है, चल तो बहुत कर लिया आराम, चलो उठो अब। उठूं? पर क्यों? और आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर नौकरानियों से कैसे बात करी जाती है, तो ही हमें बता दे। माँ, आप भी? मैं नौकरानी नहीं, इस महल की राजकुमारी हूँ और आप तो मेरी माँ हो ना। नहीं, मैं सिर्फ कंचन की माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, तुझे इस ताज पर बहुत घमंड है ना। देखना, जल्द ही ये मेरी बेटी के पास होगा और तुम सिर्फ नौकरानी बनोगी। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी इन हरकतों से बेचारी समायरा अब बहुत दुखी रहने लगती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप क्यों चली गई? आपके जाने के बाद सब कुछ खराब हो गया है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और पिताजी तो वैसे ही राज्य के कार्यों में व्यस्त रहती हैं। मैं क्या करूँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर क्या, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और कंचन और अमरावती हमेशा राजकुमारी समायरा को बहुत तंग किया करती थी। वो हमेशा राजकुमारी समायरा से ताज लेने के लिए षड्यंत्र रचती रहती थी। फिर एक दिन कंचन और अमरावती ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके बाद वो दोनों राजकुमारी समायरा के कमरे में जाती हैं और जबरदस्ती उससे झगड़ा करने लगती हैं। और समायरा की बच्ची, ये ताज मुझे दे दे। तू एक नौकरानी है और नौकरानी पर एक ताज शोभा नहीं देता। हाँ, ये ताज सिर्फ मेरी बेटी पर ही अच्छा लगेगा। लाओ, मुझे दो ये ताज। नहीं, मैं ये ताज कभी भी किसी को नहीं दूंगी। ये ताज मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से पहनाया था। तेरी माँ तो मर गई है, अब उस मनहूस को कब तक याद करेगी? बोल तो तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूँ। राजकुमारी समायरा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर अमरावती को धक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन तभी राजा वहाँ पर आ गया और उसने ये सब देख लिया। इस पर राजा को राजकुमारी समायरा पर बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी समायरा, ये सब क्या है? ये किस तरीके का व्यवहार था? रानी अमरावती आपसे कितना प्यार करती है, आपका कितना ख्याल रखती है, और आपने क्या किया? उन्हीं को धक्का मार दिया, उन्हीं को चोट पहुंचाई। नहीं पिताजी, ये इन दोनों का षड्यंत्र था। इन्होंने माँ के लिए। बस करिए आप, सब कुछ देख लिया है मैंने। ये सब करके आपने बता दिया कि आप एक राजकुमारी बनने के लायक नहीं हो। आप महल से निष्कासित की जाती हो और अब से आप बगीचे में रहोगी।
क्या? नहीं पिताजी, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे समायरा ने नहीं गिराया, बल्कि मेरा पैर फिसल गया था। वो तो मेरी प्यारी सी बच्ची है। बस कीजिए रानी अमरावती, आपको अब और झूठ बोलकर इसे बचाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आखिरी फैसला है। इसके बाद राजा ने राजकुमारी समायरा से ताज लेकर उसे कंचन को पहना दिया। इससे अब कंचन राजकुमारी बन गई और राजकुमारी समायरा को महल से निष्कासित कर दिया गया। ये सब देखकर अमरावती और कंचन बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद राजकुमारी समायरा बगीचे में ही रहने लगी और अपना समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताने लगी। राजकुमारी फूलों की बहुत देखभाल करती थी, इससे फूलों की रानी राजकुमारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसके सामने आ गई। अरे आप कौन हैं? मैं फूलों की रानी फूल रानी हूँ। मैं तुम्हारे प्यार और देखभाल से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो और तुम परेशान हो, इस छड़ी को बोल दो, ये बिल्कुल वैसा ही करेगी और तुम्हें सब कुछ देगी। मुझे तो मेरी माँ चाहिए। क्या ये मेरी माँ को वापस ला सकती है? माफ करना, ये तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती है, पर हाँ, ये तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इसके बाद राजकुमारी समायरा फूलों की रानी को उस छड़ी के लिए धन्यवाद करती है और साथ ही छड़ी पाकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद फूलों की रानी वहाँ से चली जाती है। अब मैं अपनी सौतेली माँ और बहन का खेल खत्म कर दूंगी और पिताजी को इस छड़ी की सहायता से सारा सच बता दूंगी। इसके बाद राजकुमारी समायरा महल के अंदर आ जाती है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। अरे राजकुमारी समायरा, अब आपकी सजा भी पूरी नहीं हुई है, आप वापस जाइए। मौका देखकर अमरावती और कंचन दोनों नाटक करने लगती हैं। नहीं, अब बस बहुत हुई सजा। राजकुमारी समायरा ने बहुत दुख सहन किया है, अब और नहीं। चलो बेटा, अपनी माँ के पास आ जाओ। हाँ माँ, मैंने बहुत दुख सहन किया है और आपने भी बहुत कुछ किया है, पर अब नहीं। राजकुमारी समायरा, लगता है आपको अभी तक अपनी गलती का सबक नहीं मिला है। पिताजी, आप मुझे अपनी बात बताने का एक मौका तो दीजिए। इसके बाद राजकुमारी समायरा छड़ी को सारा सच बताने के लिए कहती है। छड़ी के जादू से अमरावती और कंचन अपना सच खुद ही बोलने लगती है, जिससे राजा के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उन दोनों को महल से बाहर निकाल देती है। उसके बाद राजा अपनी गलती के लिए राजकुमारी समायरा से माफी भी मांगते हैं। इसके बाद राजकुमारी समायरा को फिर से ताज पहना दिया जाता है और राजकुमारी समायरा अपने पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रोशनी नाम की एक लड़की बेलापुर शहर में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। रोशनी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसलिए रोशनी के माता पिता रोशनी को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन रोशनी अपने माता पिता के साथ एक पार्टी के फंक्शन में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। रोशनी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रोशनी अपने माता पिता के साथ जब घर वापस आ ही रही होती है कि तभी रोशनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। तभी वहीं पर रोशनी की माँ की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। रोशनी और रोशनी के पिता को बस कुछ चोटें आती हैं। रोशनी के पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और जल्दी से रोशनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रोशनी को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी। डॉक्टर उसकी पट्टियाँ कर देती हैं। रोशनी को जब होश आ जाता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ, आप कहाँ हैं माँ? देखो ना, मुझे कितनी सारी चोटें लगी हैं।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। रोशनी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगती है। रोशनी के बार बार पूछने के बाद रोशनी के पिता रोशनी को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर रोशनी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटा। रोशनी के पिता रोशनी को बहुत समझाते हैं और उसे सही होने पर घर वापस लेकर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने आप में ही गुम रहने लगती है। ये देखकर रोशनी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद रोशनी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रोशनी के पिता एक सुजाता नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो रोशनी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या ये मेरी माँ है? आप सच कह रहे हैं क्या पिताजी? रोशनी अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिनों तक रोशनी की माँ सुजाता रोशनी का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। सुजाता ने अब मुकेश के दिल में जगह बना ली थी और मुकेश अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ ही महीने बाद सुजाता को एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम वो बिट्टू रखती है। सुजाता को अपना बेटा हो जाने के बाद सुजाता का ध्यान रोशनी से बिल्कुल ही हट जाता है और वो अब रोशनी को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे करके सुजाता को रोशनी खटकने लगती है, क्योंकि मुकेश अपनी सारी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा रहा होता है और ये सब देखकर सुजाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन सुजाता, मैं सोच रहा था कि क्यों ना रोशनी का एडमिशन शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करा दें। रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम भी रोशन करेगी। सुजाता को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुकेश की बातों को टाल नहीं सकती थी। रोशनी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी तो तुम्हें कुछ नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे जो कपड़ों के लिए पैसे देना चाहती हैं, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाकर अपनी माँ के साथ अपने लिए कपड़े लेकर आना। इतना कहकर मुकेश सुजाता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुजाता को उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुकेश के जाने के बाद वो रोशनी से कहती है, क्यों रे रोशनी, तू पूरे दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाते रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने भी तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। सुजाता बिना मन से रोशनी को गांव से बाहर शहर के बड़े बाजार में लेकर जाती है। सुजाता जानती थी कि रोशनी को शहर की कोई भी जानकारी नहीं है। सुजाता रोशनी को शहर में बाहर बाजार में खड़ा कर देती है। माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ शहर में हर जगह इतनी ही भीड़ होती है और अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ बाहर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए। रोशनी कपड़े देखने के लिए बाजार के अंदर चली जाती है। तभी मौका देखकर सुजाता वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ
ये रोशनी की बच्ची घर वापस कैसे आती है? सुजाता वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। यहाँ रोशनी जब कपड़े खरीद कर बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। फिर रोशनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह की रोशनी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। चलते चलते रोशनी एक सड़क के पास पहुंच जाती है। रोशनी इतनी उदास होती है कि उसके पास आ रही गाड़ी उसे दिखाई भी नहीं देती और तभी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो राजकुमारियाँ उसे आकर बचा लेती हैं। दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत थीं। एक दिखने में बिल्कुल सोने की जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी के जैसी चमक रही थी। दोनों राजकुमारियों को देखकर रोशनी बहुत हैरान रह जाती है और फिर रोशनी उन राजकुमारियों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? अरे डरो मत रोशनी, हम दोनों जादुई नगर से यहाँ पर आई हैं। हम दोनों वहाँ की राजकुमारियाँ हैं और हमें जादू भी करना आता है। तुम्हें इस तरह से बाजारों में खोया हुआ देखकर और अभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजकुमारी जी मेरी सौतेली माँ है जो मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोशनी अपनी दुख भरी कहानियाँ दोनों राजकुमारियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत निराश होती हैं और रोशनी की मदद करने की सोचती हैं। राजकुमारियाँ अपनी जादुई छड़ी से रोशनी को उसके घर छोड़ देती हैं। रोशनी जब अपनी माँ के सामने आती है तो वो रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, कल मुही तू मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी क्या? माँ ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद भी करती हूँ। मुझे तो तू एक आग भी नहीं भाती है। आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। सुजाता रोशनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों राजकुमारियाँ वहाँ पर आकर रोशनी की जान बचा लेती हैं और फिर वो दोनों राजकुमारियाँ सुजाता को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसको पत्थर की एक सीढ़ी में बदल देती हैं और अब सुजाता मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई भी फायदा नहीं था। और उसके बाद से रोशनी अपने पिता और अपने छोटे भाई बिट्टू के साथ हंसी खुशी अपने आगे की जिंदगी गुजारने लगती है। पृथ्वी से बहुत दूर परियों के लोक में मानवी नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ सुषमा परी के साथ में रहती थी। मानवी परी की असली माँ रागिनी परी लोक की महारानी थी, लेकिन कुछ साल पहले वो पृथ्वी लोक कुछ काम से जा रही थी। लेकिन तब से रागिनी परी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। मानवी परी और बाकी सभी परियां रागिनी परी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से रागिनी परी की बहन सुषमा परी मानवी परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालने लगी और वो परीलोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन मानवी परी को अपनी असली माँ रागिनी परी की बहुत याद आ रही होती है और वो कहती है, माँ आप कहाँ चली गई हो? काश आज आप मेरे पास होती माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना, सुषमा माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि सुषमा माँ मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर मानवी परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सुषमा परी के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तभी सुषमा परी मानवी परी से कहती है, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? तभी मानवी परी अपनी सौतेली माँ से कहती है, नहीं माँ,
आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर मानवी परी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन देर रात को मानवी परी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर मानवी परी तुरंत नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुषमा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है। और ये देखकर मानवी परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो माँ फिर इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर मानवी परी सुषमा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। सुषमा परी उस काल कोठरी के अंदर जाकर किसी से बातें करने लगती है और ये देखकर मानवी परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं बल्कि मानवी परी की असली माँ रागिनी परी होती है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर मानवी परी दुखी होकर रोने लगती है और वो चुपके से सुषमा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं सुषमा परी रागिनी परी से कहती है, रागिनी, परियों की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और अब परिलोक की रानी बनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी तब तेरी बेटी मानवी और बाकी सभी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। फिर सबको यही लगा कि तू कहीं पर गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। अब तक किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ कि मैंने परिलोक की रानी बनने के लिए ये सब कुछ किया है। और हाँ, आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया और अब तो वो भी मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तो अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना, समझी तू? रागिनी परी ये सब सुनकर सुषमा परी से कहती है, सुषमा, तू परिलोक की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था ना, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों किया? सुषमा, एक बार मुझे अपनी बेटी मानवी से मिला दे, फिर तू जो भी कहेगी मैं वही करूँगी। लेकिन सुषमा परी तो अपनी बहन रागिनी परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं मानवी परी अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं सुषमा परी की सच्चाई जानकर मानवी परी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वो सुषमा परी से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं अगले दिन मानवी परी सुषमा परी के कमरे से चोरी से वो काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें सुषमा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और मानवी परी को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। फिर देर रात को सुषमा परी के सो जाने के बाद मानवी परी अकेले ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वहाँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुषमा परी भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वो बोलती है, अच्छा, अब इतने सालों बाद तुझे भी पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा है। चलो वैसे भी अच्छा ही हुआ, अब तुम दोनों माँ बेटी इसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहना। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर सुषमा परी अपनी शक्तियों से रागिनी परी और मानवी परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परिलोक की सारी परियां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर सुषमा परी को उस काल कोठरी में एक पिंजरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। फिर रागिनी परी सुषमा परी से कहती है, सुषमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परिलोक की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा, तुमने कितनी कोशिश की
कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई। अब तुम सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना और परीलोक की रानी बनने के सपने देखती रहना। इतना बोलकर रागिनी परी, मानवी परी और बाकी सभी परियों के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रागिनी परी अपनी बेटी मानवी परी से कहती है, बेटी मानवी, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और माँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी प्यारी माँ मुझे फिर से वापस मिल गई। फिर उस दिन के बाद से रागिनी परी फिर से परीलोक की रानी परी बन जाती है और हंसी खुशी से अपनी बेटी मानवी परी के साथ में रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रूस के किसी राज्य में जैस्मिन नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी जैस्मिन अपने माता पिता की एक लौती संतान थी, इसीलिए जैस्मिन के पिता के बाद उसको ही राज्य की रानी बनाने का फैसला किया जाता है। लेकिन वहाँ का मंत्री जैक्सन राजा बनना चाहता था। इस वजह से वो जैस्मिन से बहुत नफरत करता था। वो किसी भी तरह जैस्मिन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तभी कुछ दिनों बाद अचानक जैस्मिन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से जैस्मिन को वहाँ की रानी बना दिया जाता है। रानी बनते ही जैस्मिन राज्य को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलाने लगती है। दूसरी तरफ रानी जैस्मिन लालची मंत्री और सैनिकों को जेल में बंद करवा देती है। ये सब देखकर जैक्सन को अपनी फिक्र होने लगती है और वो सोचता है, अगर मैंने जल्द ही उस जैस्मिन की बच्ची को कुछ नहीं किया तो एक दिन ये मुझे भी पकड़कर जेल में बंद कर देगी। मुझे जल्दी से इसका कोई न कोई बंदोबस्त करना ही होगा। फिर एक दिन जैक्सन जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर स्कारलेट नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो वहाँ पर शिकार कर रही थी। स्कारलेट को देखकर जैक्सन बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि स्कारलेट का कद काठी और रंग रूप दिखने में बिल्कुल जैस्मिन की तरह ही था। ये लड़की तो हूबहू जैस्मिन के जैसी लगती है। मैं इस लड़की के जरिए पूरे महल पर कब्जा कर सकता हूँ। उसके बाद जैक्सन स्कारलेट के पास पहुँच जाता है। सुनो लड़की, अगर तुम मेरी एक बात मानोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना 200 सोने के सिक्के दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे रोज सोने के 200 सिक्के दोगे? इतने सारे सोने के सिक्के तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी भी नहीं देखे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कहो, मुझे क्या करना होगा? स्कारलेट का लालच देख जैक्सन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जैक्सन स्कारलेट को सारी बातें समझा देता है। फिर उसी रात जैक्सन चुपके से रानी जैस्मिन के कमरे में जाकर उसे बेहोश कर देता है और महल के चोर रास्ते के जरिए जैस्मिन को जंगल में ले जाता है। उसके बाद जैक्सन और स्कारलेट जैस्मिन को जंगल की एक पुरानी झोपड़ी में कैद कर देते हैं। सुबह होने से पहले हमें महल में पहुंचना होगा ताकि तुम रानी जैस्मिन की जगह ले सको और किसी को भी हम पर शक न हो। फिर वो दोनों महल में पहुंच जाती हैं और स्कारलेट सबकी नजर बचाकर रानी जैस्मिन के कमरे में दाखिल हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर वो जैस्मिन के कपड़े पहनकर दरबार में पहुंच जाती है। स्कारलेट एक बहुत ही चालाक लड़की थी, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से लोगों को यकीन दिला देती है कि वही असली रानी जैस्मिन है और किसी को भी उस पर शक भी नहीं होता है। रानी बनने के बाद जैक्सन स्कारलेट के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देने लगता है और अपने मनमानी तरीके से राज्य को चलाने लगता है और सभी गरीब लोगों को लूटने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे स्कारलेट के मन में भी लालच आने लगती है और फिर एक दिन ये जैक्सन तो मुझे रोज सिर्फ 200 सोने के सिक्के देता है, लेकिन मेरा इस्तेमाल करके रोज लाखों रुपए घपला कर लेता है। अब मैं इसके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती, बल्कि इसे ही पकड़कर जेल में बंद करवा देती हूँ। उसके बाद इस राज्य में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। फिर अगले दिन स्कारलेट जैक्सन को भी जेल में बंद करवा देती है
स्कारलेट से मिले इस धोखे से जैक्सन बौखला जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में झोपड़ी के अंदर कैद जैस्मिन बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जंजीरों से बंधी होने की वजह से वो बेचारी बाहर नहीं निकल पाती। फिर एक दिन जैस्मिन दुखी होकर बहुत रो रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रही एक परी उसके रोने की आवाज सुन लेती है। लगता है इस झोपड़ी के अंदर कोई लड़की कैद है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर वो परी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। अपने सामने परी को देखते ही जैस्मिन राहत की सांस लेती है और रोते हुए परी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जैस्मिन की कहानी सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आता है और फिर अपने जादू से परी उसे आजाद कर देती है। फिर वो उसे लेकर महल में पहुंच जाती है। अचानक जैस्मिन को देखकर स्कारलेट के तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग ये नजारा हैरानी से देखने लगते हैं। ये एक चालबाज लड़की है जो इस मासूम जैस्मिन को कैद करके तुम्हारी रानी बन गई है। तुम सबको धोखा दे रही है ये। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। मैं ही तुम सबकी असली रानी हूँ। ठीक है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। उसके बाद परी जैस्मिन और स्कारलेट को लेकर महल के पिछले वाले हिस्से में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक आग का कुआं था। ये आग का एक जादुई कुआं है। ये कुआं राज परिवार के लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कई सालों पहले इस कुएं का निर्माण किया गया था। अब तुम दोनों एक एक कर इस कुएं के अंदर उतरो। तुम में से जो भी असली रानी जैस्मिन होगी वो इस कुएं की आग में नहीं जलेगी और जो भी नकली होगी वो जलकर राख हो जाएगी। ये सुनकर स्कारलेट बहुत घबरा जाती है। चल लड़की, सबसे पहले तू इस कुएं के अंदर उतर। इतना कहकर परी स्कारलेट का हाथ पकड़ लेती है। तभी स्कारलेट परी से कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं लालच में आ गई थी। मुझे माफ कर दो। मैं असली रानी नहीं हूँ। मैं तो स्कारलेट हूँ, एक आम लड़की। इस तरह स्कारलेट सब कुछ कबूल कर लेती है। उसके बाद सिपाही स्कारलेट को पकड़कर जैक्सन के साथ ही जेल में बंद कर देते हैं। फिर सभी लोग रानी जैस्मिन को सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस तरह से जैस्मिन को न्याय मिल जाता है और वो फिर से रानी बनकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी, लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी छाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है, तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ, क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है, रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ?
देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो, और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ। फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है। तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक परी हूँ। चलो तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी, मेरा नाम आलिया है। मेरी चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनैना परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनैना परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है। जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परीलोक वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती हैं। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।